देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। चुनिंदा अच्छे नतीजों के बाद डाउ नेस्डेक हरे निशान में बंद। यूएस फेड के मिनट्स का इंतजार। SGX निफ्टी 0.25% नीचे। ओवर सप्लाई की चिंता में ब्रेंट क्रूड $43 तक फिसला। सोना 6 साल के नए निचले लोज पर। 4 साल में 5 नई गाड़ियां लॉन्च करेगी टाटा मोटर्स। 1,500 करोड़ रुपए के निवेश से पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के कायाकल्प का प्लान। कार्गो किराए में साठगांठ के लिए 3 एयरलाइंस पर जुर्माना। जेट, इंडिगो और स्पाइस जेट को भरने होंगे 250 करोड़ रुपए। और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इस बार बम्पर बढ़ोतरी की उम्मीद कम। वेतन आयोग 15% बढ़ोतरी की कर सकती है सिफारिश। दो दिनों से ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के दम पर भारतीय बाजारों ने अच्छी ट्रेडिंग की है, हरे निशान में बंद हुए, लेकिन आज संकेत मिले जुले हैं और SGX निफ्टी है नीचे। बड़ा सवाल है कि कमजोर खुलकर रिकवर कर पाएंगे, 7,800 को होल्ड करेंगे, 7,900 की तरफ बढ़ेंगे या नहीं, और मिड कैप शेयरों का यही दमदार एक्शन क्या आज भी बरकरार रहेगा, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और मैं हर्षदा सावंत। जैसे अनिल ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में थोड़ी सी नरमी के संकेत है, तो पहले संकेत पर एक बार नजर डाल लेते हैं। वो है SGX निफ्टी, जहां पर हमने देखा लगभग 30 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। शुरुआत से ही कारोबार थोड़ा सा धीमा चल रहा है। तो एशिया में ऐसा क्या हुआ है जिसका असर अब थोड़ा सा SGX निफ्टी पर पड़ा है, इसका पहले जायजा लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के जायजे के साथ। डिम्पी, बताइए एशिया में क्या स्थिति देखने को मिल रही है कि हल्का सा दबाव आज SGX निफ्टी पर भी देखने को मिला है सुबह सवेरे? असल में देखिए, एशिया के अंदर 2-3 चीजें अहम है। एक तो फेड के मिनट्स अभी आने हैं, उसका इंतजार है। और पूरे ग्लोबल के हिसाब से देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि फेड किस तरह से स्टांस लेता है और इसके मिनट्स में आखिरकार आता क्या है, क्योंकि इससे पहले तक ये उम्मीद थी कि दिसंबर में हो सकता है ब्याज दरें बढ़े, लेकिन फ्रांस में हमले के बाद और जिस तरह की इकोनॉमिक के डाटा अभी तक आ रहे हैं, उससे ऐसे लगता है कि शायद हो सकता है इसमें वापस एक रीथिंकिंग का मामला बन जाए। तो इसलिए सारा बाजार इसको देखना चाहता है कि आखिरकार मिनट्स कैसे आए हैं। लेकिन इसके अलावा स्टिमुलस पैकेज को लेकर भी एक अहम बैठक होनी है जापान के अंदर, जिसको लेकर वेट हो रही है। इससे ठीक उससे पहले पूरी तरह से एशियन मार्केट से एक रेंज में ही है, कुछ खास बड़ा मोमेंटम तो नहीं देखने को मिल रहा। हाँ, थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेड ज्यादा देखने को मिल रहा है और क्रूड की वॉलेटिलिटी जो है वो भी एशियन मार्केट्स के अंदर पूरी तरह से अपना रोल प्ले कर रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसके साथ ये होगा कि येन जो लगातार थोड़ा सा कमजोर हुआ है, उससे जापान जो है अपने आप में थोड़ा सा मजबूत हुआ है। इसके अलावा ज्यादा इकोनॉमीज को, एशियन इकोनॉमीज को कुछ ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता हुआ दिख रहा। लेकिन आपने कहा यूएस फेड के मिनट्स का इंतजार है, उससे पहले अमेरिकी बाजारों की चाल कैसी रही? उससे पूरी तरह से एक रेंज में कह सकते हैं यूएस मार्केट चलते हुए दिखा, क्योंकि फ्रांस में हमले के बाद पिछले पहले 2 दिन तो इसी चीज पे फोकस था कि यूरोपियन बाजार और अमेरिकन बाजार इस पर रिएक्शन कैसे देते हैं। जब वो रिएक्शन ऑलमोस्ट अब पूरा होता दिख रहा है, तो अब पूरी तरह से वेट हो रही है यहाँ पे कि फेड अपने मिनट्स में क्या बोलता है। इसके अलावा 2-3 इकोनॉमिक के डाटा भी आए, जिसमें एक का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा जो कि 0.2% रहा, ये इन द लाइन रहा मार्केट के एक्सपेक्टेशन से। इसके अलावा FMCG कंपनीज में, क्योंकि वॉलमार्ट के नंबर्स ठीक रहे, तो इसलिए FMCG कंपनीज में कल एक अच्छा मोमेंटम वहां पे आते हुए दिखा। हालांकि क्रूड एक मेजर कंसर्न है यूएस मार्केट्स के लिए अभी भी है, और क्योंकि ये लगातार टूट रहा है और यहाँ पे हमने देखा कि ब्रेंट क्रूड करीब $43 के आसपास चल रहा है और मार्केट में बाजार के जानकार ये कह रहे हैं कि हो सकता है $30 तक भी पहुंच जाए। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आगे चल के क्रूड पे भी किस तरह से रिएक्शन देता है यूएस मार्केट। इसके अलावा कल फेड के मिनट्स का भी इंतजार रहेगा। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स में अगर आप देखें तो वहां पे पूरी तरह से एक रेंज ही देखी, ज्यादा बड़ा मोमेंटम तो नहीं था, लेकिन उसमें जो 2 अहम आंकड़े आए, पहला तो जो यूरोजोन में गाड़ियों की बिक्री है वो करीब 2.5% के आसपास बढ़ी है, और साथ ही फ्रांस में रक्षा बजट बढ़ाने की बात को लेकर डिफेंस काउंटर्स में कुछ हद तक तेजी आई है। और एक और कंसर्न अभी भी है जो कि यूरोप में थोड़ा बहुत परेशान कर रहा है, जो रुक रुक के आतंकी घटनाओं की या झूठी खबरें आ रही हैं, उससे अभी तक सेंटिमेंट पूरी तरह से सुधरे नहीं है। शुक्रिया डिम्पी इस जानकारी के लिए। तो साफ संकेत यही है कि आज एशिया में थोड़ी सी नरमी है। निकेई अकेला मार्केट है जहां पर कुछ तेजी, और अमेरिकी बाजारों में एकदम सुस्त कारोबार देखने को मिला। जैसे डिम्पी ने बार बार कहा है कि यूएस फेडरल रिजर्व की जो बैठक हुई थी उसके आज डिटेल्स निकल कर आएंगे कि क्या क्या चर्चा हुई। अब बाजार क्या सुनना चाहता है अनिल भाई? हर्षदा, देखिए आज ये बैठक के मिनट्स इसलिए अहम है
क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा जो 7 मेंबर हैं उसमें से 6 मेंबर्स ने कहा था कि दिसंबर में ब्याज दरें नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन एक मेंबर ने कहा था कि बढ़नी चाहिए। अब जिस तरह से डेवलपमेंट हुए और जिस तरह से पिछली बैठक में डिस्कशन हुआ और जो संकेत हमने पढ़े वो ये पढ़े कि दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ जाएगी जब हालात सब ठीक ठाक रहे, और ग्लोबल हालात उसके बाद बहुत ज्यादा बिगड़े नहीं है। तो अगर फेड की इस मीटिंग के जो मिनट्स आज रात आएंगे उसमें अगर कहीं ऐसा संकेत मिले कि एक से ज्यादा मेंबर कह रहे हैं कि दिसंबर में बढ़ा दीजिए, या फिर दिसंबर में बढ़ने के और ज्यादा साफ संकेत किसी भी तरह से आते हुए दिखे, तो कल बाजार पर उसका रिएक्शन दिखेगा, और वो रिएक्शन हमारे लिए ज्यादा अहम है आज के संकेतों के बजाय। तो ऐसे में सबसे बड़ा संकेत आपको दुनिया भर के बाजारों से जो लेना है एज ए ट्रेडर वो ये कि आपको अगर रात को पोजीशन कल के लिए लेकर जानी है तो बड़ी सावधानी के साथ कि कल आपको गैप से ऊपर या नीचे दोनों मिल सकता है। अगर संकेत ऐसे हो कि फेड बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, भले ही बोल रहा है दिसंबर में, लेकिन कॉन्फिडेंस वो नहीं दिखे उनकी भाषा में, तो हो सकता है आपको बाजार में एक अच्छी तेजी भी बन जाए। तो ऐसे में बेहतर तरीका क्या है? फिर तरीका ये है कि आप फ्यूचर्स में पोजीशन न रखें, ऑप्शंस में रखें, या फिर अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स में पोजीशन रख ही रहे हैं तो फिर आप उसकी हेजिंग कहीं कहीं ऑप्शन खरीद कर या फिर निफ्टी फ्यूचर सामने लॉन्ग या शॉर्ट करके वो एडजस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। खाली एक तरफा तेजी या मंदी की पोजीशन लेकर जाना आज रात के लिए ज्यादा रिस्की होगा। तो ग्लोबल मार्केट के सबसे बड़े संकेत कल के लिए तो आज रात को यहां से मिलेंगे, तो आज क्लोजिंग में आपको तैयार हो जाना है कि कैसे करना है। दूसरी बात, जहां तक आज के लिए संकेतों का सवाल है, कोई खास चिंता की बात नहीं है। ठीक है, 2 दिनों की अच्छी तेजी के बाद थोड़े बहुत अमेरिकी बाजार सेटल हुए हैं, थोड़ा रुके हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि लगातार तीसरे दिन हैट्रिक मार दें, बहुत तेजी से बढ़ जाएं, 7,900 हो जाएं, वैसे भी नहीं है, तो थोड़ा मूड माहौल सुस्ती वाला है। तेज दौड़ने के बाद थोड़ी सांस लेने की जरूरत होती है, शायद वही संकेत मिल रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों की बढ़त के बाद FIIs की ओर से जो रुझान है उसमें क्या संकेत मिल रहे हैं? क्योंकि कैश में मैं देख रही हूँ करीब 500 करोड़ की बिकवाली अभी भी हुई है, भले ही वायदे बाजार में उन्होंने अच्छी खासी तेजी की पोजीशन ली हो। इसको कैसे पढ़ना चाहिए? देखो, इसे आप कैसे पढ़ना चाहती हैं? आप पॉजिटिव पढ़ना चाहती है तो वो भी है, नेगेटिव पढ़ना चाहती है तो वो भी है। नेगेटिव तो पहला ये है कि देखिए कैश मार्केट में बेच ही रहे हैं और अच्छा खासा बेच रहे हैं, 500 करोड़ का आंकड़ा भी छोटा तो नहीं है। अब इसमें पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये कि उन्होंने 500 करोड़ बेचा है तो सामने डोमेस्टिक फंड ने 783 करोड़, और कई दिनों बाद हर्षदा डोमेस्टिक फंड का जो आंकड़ा है वो FIs की सेलिंग के मुकाबले में बड़ा है, काफी बड़ा है, तो उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। और जो आपने देखा कल किस तरह से मिड कैप शेयरों ने उसे एंजॉय किया कि जब डोमेस्टिक फंड दमदार खरीदारी करते हैं तो मिड कैप शेयर बड़ी तेजी से भागते हैं, जो कल दिखा। ये तो हो गई बात कैश मार्केट के आंकड़ों की। अब आइए वायदा कारोबार में 139 करोड़ के उन्होंने बेचे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स और 180 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, आंकड़े दोनों बिकवाली के, लेकिन बहुत छोटे हैं। क्योंकि पिछले 3 सेशन में अगर आप देखें जिस तरह के 1,000-1,500 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर देख रहे हैं, उसके मुकाबले में तो आंकड़ा बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो कम से कम आप ये कह सकते हैं कि बिकवाली का दबाव थोड़ा सा कम हुआ है। अब आइए ऑप्शन के आंकड़ों में, जिसकी वजह से आपको वायदा कारोबार के आंकड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं। 945 करोड़ के ऑप्शन खरीदे और ये सबसे बेहतरीन आंकड़ा है और कई दिनों बाद दिखा है। बेहतरीन क्यों? क्योंकि यहां पर जो खरीदारी हुई ना, ये खरीदारी कॉल ऑप्शन में हुई है। तो कॉल ऑप्शन में खरीदारी का मतलब है कि FIs तेजी की पोजीशन बना रहे हैं। कल भी हम ये बात कर रहे थे कि कॉल ऑप्शन खरीदकर FIs अपनी हेजिंग करना चाहते हैं। तेजी को लेकर वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि बाजार एक तरफा भाग जाएगा, तो बजाय सीधे इंडेक्स फ्यूचर खरीदने के वो इंडेक्स ऑप्शन खरीद रहे हैं और ऑप्शन में कॉल खरीद रहे हैं। कुछ कॉल खरीद रहे हैं, कुछ पुट बेचे। पुट बेचने का मतलब भी तेजी करना ही है। तो दोनों तरह आंकड़े जो हैं, ऑप्शन के आंकड़े काफी बेहतर हैं, बाकी आंकड़े ठीक ठाक से हैं। कैश मार्केट की बिकवाली अभी भी इन्वेस्टर्स के लिए, थोड़े से मीडियम टर्म ट्रेडर्स के लिए चिंता की बात है। तो आप इन आंकड़ों के दम पर ये कह सकते हैं FIs ने अपना मूड बदला नहीं है, बिकवाली का रुझान बराबर है। थोड़ा बाजार ऊपर की तरफ जा सकता है, करेक्शन पूरे दुनिया भर के बाजारों में हो रहा है, तो ऐसे में वो इंडेक्स फ्यूचर्स नहीं खरीदेंगे, सिर्फ ऑप्शन खरीदेंगे। चलिए, और शायद वही रिफ्लेक्ट कर रहा है उन आंकड़ों में भी। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जैसे अनिल ने कहा कि आज US फेडरल रिजर्व की देर रात को मिनट्स ऑफ द मीटिंग आएंगे, लेकिन उससे पहले वायदे बाजार के ट्रेडर्स के लिए ढेरों मौके होंगे अपनी पोजीशन हेज करने के लिए। तो वो क्या रणनीति हो, FNOQs क्या कह रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और आज खुलते ही आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होना चाहिए, ये भी नजर में रहेगा इस छोटे ब्रेक के बाद। आप
देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन सीएनबीसी आवाज पर। एसजीएक्स निफ्टी की स्थिति थोड़ी सी बेहतर दिख रही है, लगभग 27 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन अब 18 अंक ही नीचे है। लेकिन एशिया बाजारों में खास कुछ बदलाव नहीं हुआ है। आज भारतीय बाजारों में आपका क्या ट्रेडिंग पोजीशन होनी चाहिए, उसी पर हम बात कर रहे हैं। अनिल, ये बताइए कि वायदे बाजार के जो आंकड़े, जहां पर आपने कहा कि इंडेक्स ऑप्शंस एफआईआईज ने बड़े पैमाने पर खरीदे हैं, तो थोड़े से वो बुलिश हैं। क्या भारतीय ट्रेडर्स भी उतने बुलिश दिखे हैं वायदे बाजार में? एक्चुअली हर्षदा, कल वायदा कारोबार में कुछ खास बदलाव हुआ ही नहीं। आंकड़े जस के तस हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत पोजीशन बनी, बाकी बैंक निफ्टी में देखिए कोई खास पोजीशन में बदलाव नहीं। निफ्टी में महज 1 लाख शेयर घटे हैं। तो जिस तरह का बाजार था उसको देखते हुए पोजीशन में कोई खास बदलाव नहीं। पुट कॉल रेशियो देखिए वही 0.72 के आसपास, 1 बेसिस पॉइंट इधर या उधर, तो उसमें भी कोई खास बदलाव नहीं। वैसी की वैसी सिचुएशन है। अब ऑप्शंस में सिर्फ 2 आंकड़े बदले हैं जिस पर नजर होनी चाहिए। पहले तो ये कि 7,800 और 7,900 ये 2 लेवल के जो पुट है उस पर 8 लाख शेयर कम हुए हैं। 8,200 और 8,300 के पुट कॉल में भी यहाँ पर थोड़ी सी पोजीशन कम हुई है, लगभग बराबर 8 लाख शेयरों की। इसका मतलब साफ है कि दोनों तरह के ट्रेडर डायरेक्शन को लेकर साफ नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी पोजीशन हल्की कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। लेकिन एक ही आंकड़ा जो बदलाव के तौर पर बताने की जरूरत है वो है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो कॉल्स में बना हुआ था 8,000 के लेवल पर, वो बदला है, वो बदलकर पहुंचा है 8,200 पर। तो उस लिहाज से अगर आप इसका एक मतलब निकालना चाहें तो ये मतलब ये होगा कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा एक रिलीफ ये हो सकता है कि 8,000 के बजाय 8,200 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, तो ऊपर जाने की थोड़ी जगह बन रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 8,000 पार करना बड़ा आसान है, अभी भी पोजीशंस वहां पर काफी है। लेकिन ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव आंकड़ा है। उसके अलावा वायदा कारोबार के आंकड़ों में कहीं कोई बदलाव नहीं है। बाजार जरूरत से ज्यादा मंदी की पोजीशन में है। पुट कॉल रेशियो जो बता रहा है, जिसे हम ओवरसोल्ड करते हैं बाजार की भाषा में, वो अब भी है। तो ऐसे में यही समझकर चलें जैसे आंकड़े कल से वैसे ही आज है। तो आज के लिए फिर ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा, क्योंकि पूरी संभावना है कि हम 7,800 के करीब खुलते हुए दिखाई दें। हाँ, ये बड़ी बात है कि आप खुलते कहाँ हैं। अगर 7,800 के करीब खुलते, अब इसमें 2 चीजें हैं। जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स जिन्होंने पिछले 2 दिनों में पोजीशन बनाई है, अब आपकी रिस्क लेने की ताकत कितनी है इस बात पर डिपेंड करता है। अगर आपकी रिस्क लेने की ताकत ज्यादा नहीं है तो 7,800 के नीचे बाजार जैसे ट्रेड करने लगे आप अपनी तेजी की पोजीशन छोड़ दें। लेकिन आपकी रिस्क लेने की थोड़ी भी ताकत है तो फिर आपको 7,800 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए, और तब आपका स्टॉप लॉस होगा 7,750 के आसपास, यानी कि 50 पॉइंट की रिस्क आपको लेकर चलनी है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि कम रिस्क के साथ करना है तो 7,800 पर ही स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ज्यादा रिस्क के साथ करना है तो 7,750 पर लगाइए। अब 5-10 पॉइंट देखिए ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कल भी हमने 7,793 यानी कि 7,800 के नीचे 5-7 पॉइंट नीचे देखा, उसको मत गिनिए, क्योंकि 5-7 पॉइंट बाजार कभी भी ऊपर नीचे आपको एक मुंह दे सकता है। लेकिन अल्टीमेटली 7,800 और 7,750 ये 2 बड़े लेवल है आपके लिए आज नीचे की तरफ। ऊपर कितना जा सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि कमजोर खुल गए तो फिर 7,900 तक उसके पार जाने में मुश्किल होगी। उसके पहले भी 7,850 पहला लेवल होगा कल का हाई, जहां पर बाजार थोड़ा रुकेंगे। लेकिन 7,900 के आसपास आए बाजार तो फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। और खासतौर से प्रॉफिट बुकिंग की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूं कि आज रात को फेड की मीटिंग के मिनट्स आएंगे, कल किसी भी तरह का बाजार हो सकता है और 3 दिनों में अच्छी तेजी मिल जाए, मुनाफा मिलता हो तो फिर क्यों न लेकर आराम से देखें कि कल क्या होता है। मंदी करने वाले ट्रेडर्स चाहे तो वहां पर एक फ्रेश मंदी की पोजीशन बना सकते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर है तो, और रिस्क लेने की ताकत है तो। अदरवाइज आप ऑप्शन खरीद लीजिए, पुट ऑप्शन, वो ज्यादा बेहतर है। तो ये रेंज है बाजार की जिसमें बाजार को ट्रेड करना है, और मुझे लगता है आज भी दोनों तरफ मौका मिलेगा। दूसरी बात हर्षदा जो सबसे अहम है वो ये कि जिस तरह से कल मिड कैप शेयरों में एक्शन हुआ है, जो खरीदारी के आंकड़े घरेलू फंड्स के आए, उसको देखते हुए आज भी सेलेक्टिवली मिड कैप शेयरों में तेजी रह सकती है। तीसरा मुद्दा रहा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी बहुत ही कंफ्यूजन वाले संकेत दे रहा। कल जिस तरह से बार बार ऊपर नीचे हुआ बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी में बजाय डायरेक्शन ढूंढने के लेवल ही देख लीजिए, लेवल पर ही फोकस रखिए। और 16,900 लिखकर रख लीजिए, ये लेवल बेहद अहम है। 16,900 को बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया, उसके नीचे ट्रेड करता है और उसके नीचे अगर क्लोजिंग करता है तो फिर आप बिल्कुल बैंक निफ्टी से निकल जाइए, तेजी बिल्कुल मत कीजिए। इनफैक्ट बैंक निफ्टी क्या, फिर तो निफ्टी में भी तेजी होना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके इस बार तोड़ने के बाद बहुत नीचे की जगह खुल रही है। शायद 16,200 16,300 तक फिर से बैंक निफ्टी आ जाए, तो 16,900 सबसे अहम लेवल है सपोर्ट के लिहाज से बैंक निफ्टी पर। और अगर वो लेवल नहीं टूटता है तो आप एक बार 17,400 के आसपास तक बैंक निफ्टी को जाने की आप उम्मीद कर सकते हैं, तो वो एक ऊपर का लेवल हो सकता है। तो ओवरऑल आपको शायद ट्रेडिंग के मौके दोनों तरफ मिले, बेहद सावधानी से
कम ट्रेडिंग पोजीशन रखें और खास तौर से ओवरनाइट यानी कि आज की पोजीशन कल तक के लिए न ले जाएं तो वो बेहतर है। चलिए, पोजीशन आज के आज ही निपटाएं, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि देर रात में काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स आएंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से और उसका असर ट्रेड पर कल सुबह में फिर देखने को मिलेगा। फिलहाल 7,831 पर SGX निफ्टी ट्रेड करता हुआ। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद फोकस में रहेगा एक ऐसा शेयर जिसकी कल काफी धुलाई हुई थी, 15% टूटा था, डिशमन फार्मा का काउंटर। ऐसी खबरें थी बाजार में कि इनको US FDA की ओर से एक नोटिस मिला है। हम बात करेंगे डिशमन के MD अर्पित व्यास से और जानेंगे कि वाकई में स्थिति क्या है कंपनी की और क्या US में मुश्किलें दिख रही है कंपनी के कारोबार के लिए। ब्रेक के बाद और बात करेंगे डिशमन फार्मा की। कल शेयर में 20% की तेज गिरावट दिखी और वजह यह थी कि क्लोविस जो एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है वहां पर US FDA के एक्शन की खबर के चलते एक असर यहां पर देखने को मिला डिशमन फार्मा में। लोग ये समझ रहे कि उसकी वजह से डिशमन फार्मा के कारोबार पर कोई असर पड़ सकता है। हालांकि कंपनी ने एक बहुत साफ कहा है, एक्सचेंज को नोटिस भी भेजा है कि हमें किसी तरह का US FDA से कोई लेटर नहीं मिला, कोई नोटिस नहीं मिला। ये सारी बातें हुई है, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि समझने की जरूरत यह है कि क्या वाकई में कंपनी के कारोबार पर किसी तरह का कोई असर पड़ेगा। डिशमन फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर अर्पित व्यास साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। व्यास साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले तो मुझे ये बताइए, क्योंकि आप ये तो क्लेरिफाई कर ही चुके हैं एक्सचेंज को कि आपको किसी तरह का कोई नोटिस नहीं मिला, आपका कोई लेना देना नहीं इस मामले से, लेकिन क्लोविस और डिशमन फार्मा दोनों के क्या कारोबारी रिश्ते हैं, आपका कितना कारोबार उनसे आता है, और अगर वहां एक्शन हो रहा है US FDA का क्लोविस पर तो आपके कारोबार पर कितना असर पड़ेगा, ये मैं समझना चाहता हूं। देखिए, मैं थोड़ा पहले तो समझाऊंगा आपको और आपके व्यूअर्स को कि हमारी कंपनी क्या करती है। हम कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं उसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जब भी कोई R&D प्रोजेक्ट आता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च बोलते हैं। उसके बाद कंपनीज अप्लाई करती है जहां जहां उनको लॉन्च करना है वो प्रोडक्ट को उनके फॉर्मुलेशन के साथ, और अगर वो चाहें तो हमको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, जिसकी वजह से हम ये कंपनीज को पूरी सर्विस दे सकते हैं जब तक प्रोडक्ट पैटेंट में है तब तक। अभी ये कंपनियां ऐसी, क्लोविस एक ही कंपनी है, ऐसी हमारे पास 20 से 40 कंपनियों के साथ हम काम करते हैं। उनके सब प्रोडक्ट कोई चलेंगे कोई नहीं चलेंगे, वो सब उनके वो कैसे मार्केट करते हैं प्रोडक्ट को और क्लिनिकल ट्रायल्स में उनका कैसा डेटा आता है, कैसा US FDA उसको लेता है और अप्रूव करता है, वो सब उनके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। तो अगर प्रोडक्ट चलता है तो वो हमारे लिए अच्छी बात है, अगर नहीं चलता है तो वो ठीक है। और ये प्रोडक्ट को चलने में अच्छा व्यास साहब, अगर आप मुझे ये समझा सके कि क्लोविस को एक US FDA से नोटिस मिला है या नहीं मिला है? उनको कोई नोटिस नहीं मिला है, उनको खाली क्लैरिफिकेशन देना है US FDA को, ठीक है, फॉर द डेटा, और वो सबमिट करने वाले हैं। और क्योंकि आप भी क्लोविस को सप्लाई करते हैं, उनके लिए काम करते हैं क्रैम्स का, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग का, तो कितना एक्सपोजर आपके बिजनेस का है क्लोविस की तरफ, कितना रेवेन्यू आपको क्लोविस जैसी कंपनी से आता है? ये साल क्लोविस का रेवेन्यू हमारे लिए कुछ नहीं है। हमने हमारी जो स्विस सब्सिडरी है कार्बोजन एमसीज, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उनका कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ, और जो जो सर्विसेज हमने प्रोवाइड की है उनका रेवेन्यू हमको मिल चुका है। तो और अभी जब भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा तभी फर्दर रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिर क्या वजह है कि मार्केट का रिएक्शन ऐसा है कि 20% स्टॉक टूट गया, जब आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू कुछ खास आ नहीं रहा, जो आ रहा है वो भी सब्सिडरी कंपनी में आ रहा है, और अगर क्लोविस को US FDA से नोटिस मिलता है, एक्शन हो भी जाता है, तब भी आपके कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये साफ साफ कह रहे हैं आप, राइट?
हाँ नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि क्लोजिस तो एक ही कंपनी है। अगर एक ही कंपनी पे मेरी कंपनी डिपेंडेंट रहती तो मैं मेरा धंधा करने का मतलब ही नहीं है कोई। चलिए ठीक बात है व्यास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये पूरा क्लैरिफिकेशन देने के लिए, सफाई देने के लिए। तो साफ तौर पर अर्पित व्यास साहब एमडी डिशमैन फार्मा के ये कह रहे हैं कि क्लोविस से कोई खास कारोबार आता नहीं है। अभी उनको भी नोटिस ये मिला है कि आप सफाई दीजिए यूएसएफडी से, ये नहीं कि यूएसएफडी ने उनको बैन कर दिया हो। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो भी डिशमैन फार्मा के कारोबार पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ये साफ साफ उन्होंने कहा है। देखते हैं आज के स्टॉक कल की कमजोरी के बाद रिकवर कर पाता है। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए वो सारे शेयर और वो सारी खबरें जहां पर आज दिखेगा एक्शन। टॉप 10 स्टॉक्स इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और तैयारी हो रही है आज के ट्रेडिंग सेशन की। बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिसमें आज सादा एक्शन देखने को मिलेगा। हमने आपके लिए कुछ स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं। टॉप 10 शेयर पूजा, वरुण, डिम्पी, नियति और रोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए कौन से शेयर होने चाहिए आपके रेडार पर। शुरुआत रोहन आपसे करेंगे, बताइए सीसीआई ने इंडिगो जेट, स्पाइस जेट पर जुर्माना लगाने की बात की है, क्या है डिटेल्स? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जेट एयरवेज, इंडिगो और स्पाइस जेट पर फ्यूल सरचार्ज तय करने में आपसी सांठगांठ बरतने का दोषी पाया है और इसलिए इन पर भारी जुर्माना लगाया गया है। जेट एयरवेज पर 152 करोड़, इंडिगो पर 64 करोड़ और स्पाइस जेट पर 42 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि इस मामले में एयर इंडिया और गो एयर को क्लीन चिट दी गई है। ये पूरा मामला 2013 का है, जब एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया कार्टलाइजेशन के आरोपों को लेकर सीसीआई पहुंची थी और इस मामले में ऑर्डर अब आया है। हालांकि इस मामले में इन तीनों एयरलाइंस की तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए हैं। स्पाइस जेट का कहना है कि वो इसको अध्ययन कर रही है और इसके खिलाफ अपील कर सकती है। वहीं जेट एयरवेज का कहना है कि फिलहाल वो इसको अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद ही कोई कमेंट कर पाएगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये तीनों एयरलाइंस मिलकर फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस के जरिए इस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकते हैं। सन फार्मा पर सिटी ने अपनी बाय की रेटिंग यानी खरीदारी की सलाह के साथ दोबारा कवरेज शुरू की है। 1020 तक के लक्ष्य दे रहे हैं। एक साल में 35% की तेजी ये शेयर दिखा सकता है। कंपनी लंबी अवधि की छलांग के लिए तैयार है। रनमैक्सी से के मर्जर का इनको फायदा होगा और अगले 2 साल में EBITDA मार्जिन इनके 4.5% से 5% की बढ़ोतरी दिखा सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पे आरबीआई ने आप शेयर धारकों की ज्यादा खरीद के लिए मंजूरी दे रही है, जिसमें एफआईज अब करीब 12% तक हिस्सेदारी खरीद पाएंगे। इससे पहले तक 4.5% तक की खरीदारी थी उनकी। साथ ही एनआरआईज भी अब इसमें 2% तक हिस्सेदारी खरीद पाएंगे। वहीं इरोस इंटरनेशनल पीएलसी ने कल यूएस में अपने नतीजे घोषित किए। नतीजे बेहद ही बेहतरीन है। इसके बाद कंपनी ने दरअसल कॉल में इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद पहले बार बयान दिया और इनका कहना है कि जो रीजनल और छोटी बजट फिल्म्स है उसे जो शॉर्ट सेलर्स है उन्होंने अब तक कंसीडर नहीं किया था और इसके वजह से इन्होंने शॉर्ट सेलिंग की वहां राय दी गई थी। अगर वो कंसीडर करते तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि रीजनल और स्मॉल जो बजट फिल्म्स है वो इस कंपनी के ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा हिस्सा रखते हैं। वही Q3 को लेकर भी ये कंपनी काफी बुलिश है। क्रिसिल ने इंडियन ओवरसीज बैंक की टियर 1 और टियर 2 बॉन्ड की रेटिंग AA- से घटाकर A+ की दी है। क्रिसिल का मानना है कि कंपनी के एसेट क्वालिटी के आंकड़ों में लगातार दबाव देखने को मिल रहा है और इस तिमाही कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा है वो 11% तक पहुंच चुका है। स्पाइसजेट विस्तार की योजना बना रही है, जिसमें 150 एयरक्राफ्ट वो खरीद सकते हैं। इसके लिए एविएशन कंपनी से वो बातचीत कर रही है। वही डीबी रियल्टी, आपको याद होगा कल स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई देखने मिली थी। दरअसल सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक सरकारी फाइनेंस कंपनी है, उसने 13 लाख शेयर्स यहां बेचे हैं 49 रुपीज के भाव पे। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रमोटर की तरफ से बिकवाली देखने को मिली है। वहां प्रमोटर ने कंपनी के करीब 21 लाख शेयर्स 250 रुपए प्रति शेयर पर बेचे। वहीं नॉर्जिस बैंक ने कंपनी के करीब 17 लाख शेयर्स 250 रुपए प्रति शेयर पर खरीदे। 2 कंपनीज के सर्किट फिल्टर में बदलाव किया गया है। धरनी शुगर के अंदर बदलाव किया गया, जो कि 20% से घटाकर 10% कर दिया गया। साथ ही एबीजी शिपयार्ड को भी अब 20 से 10 कर दिया गया है। सारे स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे, खबरों का असर जरूर देखने को मिलेगा। इनमें क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, किन में तेजी करे, किन में बिकवाली करे, इस पर हम राय लेकर आएंगे हमारे जानकारों के साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। और कल एक स्टॉक जो एक्शन में था वो था डीबी रियल्टी, लेकिन एक्शन कमजोरी की तरफ। स्टॉक का 20% तक गिरा, फाइनली 15% नीचे जाकर बंद हुआ। जानने की कोशिश करते हैं कंपनी में क्या हो रहा है, क्या वजह है। हमारे साथ कंपनी के CFO NM गट्टू साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। गट्टू साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। जो खबरें हम सुन रहे हैं बाजार में
वो ये कि शायद प्रोमोटर्स के कुछ शेयर्स गिरवी रखे हैं, उनमें बिकवाली हुई है, तेज गिरावट इस वजह से भी, ऐसा कुछ है? जी मॉर्निंग जी, हमारा शेयर जो है वो 2 ही जगह प्लेज हैं जहाँ पे पैसे उठाए हैं शेयर के सामने। एक जगह है अभी 3 करोड़ रुपया और एक जगह है 22 करोड़ रुपया। इससे ऊपर में हमारा कोई भी 1 रुपया मार्केट से हमने प्लेज करके शेयर नहीं उठाए। तो सर ये जो कल सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने 13.5 लाख शेयर बेचे हैं, जो रिपोर्ट भी हुआ है, क्या वहां से भी आपके प्रोमोटर्स ने पैसे उठाए हैं? जी वहां से उठाई हुई है, लेकिन वो अकाउंट अभी क्लोज कर दिए हैं। तो फिर ये समझा जाए कि सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने कल जो शेयर बेचे वो प्लेज वाले बिके? जी ओके, क्या वजह है ये शेयर बिकने की? जी उनका कुछ नॉर्म्स थे, तो उस नॉर्म्स के अंदर में ये दिवाली हॉलिडे सीजन के अंदर जो कम्युनिकेशन हुई थी, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया था। और उस वजह से जब तक हमको पता चला, जिस तरीके से एक्शन हो गई थी, तो जब तक हम पहुंचे और कंटेन किए थे, तो तब तक जो डैमेज होना था वो हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, या यूं कहें कि एसटीसी के पास जितने शेयर थे वो बेच चुके हैं, अब उनके पास कुछ भी नहीं है और आपका अकाउंट क्लोज हो चुका है? नहीं, हम अभी अकाउंट उसके क्लोज कर रहे हैं। उनके पास हमारे जो वेबसाइट के हिसाब से आपको भी जानकारी है जी कि उनके पास 1 करोड़ 20 लाख शेयर हमारे थे। ओके, और उन्होंने ये इतने शेयर बिक गए हैं। जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ, जो भी कम्युनिकेशन अटेंड नहीं हो पाया जी, उस चक्कर में हो गया था। बट तो क्या बाकी बचे हुए पैसे का आप कर्ज का भुगतान करके अपने गिरवी शेयर छुड़वाएंगे, या फिर एक जो बाजार को डर है कि कहीं और बिकवाली ना हो जाए? नहीं, जो आपने कहा था वही सही है। क्या है अभी 3 करोड़ के आसपास ही है वहाँ का लोन, कोई बड़ा लोन नहीं है। ठीक बात है, राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साफ तौर पर कल डीबी रियल्टी में बिकवाली की वजह यह कि सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने 13.5 लाख शेयर जो बेचे वो प्रोमोटर्स की गिरवी रखे हुए थे वहां पर शेयर, उनमें से कुछ शेयरों की बिकवाली हुई। अब कह रहे हैं गट्टू साहब की बाकी का जो बचा हुआ लोन है वो सेटल कर लेंगे, 3 करोड़ रुपए उन्हें देने हैं। देखना होगा आज स्टॉक रिकवर कर पाता है या फिर एसटीसी की तरफ से कुछ और दबाव बनता है बिकवाली का। इंटरेस्टिंग होगा आज का देखना कि आगे किस तरह से डेवलपमेंट इस काउंटर पर होते हैं, लेकिन कल तेज गिरावट यहां पर साफ तौर पर दिखी है। चलिए हमारे एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति लेने के लिए, तकनीकी राय के लिए। हमारे साथ हैं जय ठक्कर, शेर खान के टेक्निकल एक्सपर्ट, और गौरांग शाह भी जुड़ चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट जियोजीत बीएनपी पारिबा के, फंडामेंटल राय देने के लिए हमें। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार आप दोनों को। जय, पहले तो आप बताएं चार्ट्स पर क्या हालत है? बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस कम है, तो क्या आज कमजोर शुरुआत हो तो फिर खरीदारी करेंगे, या यूं कहेंगे कि 2 दिनों का एक जो रिकवरी आनी थी, थोड़ा जरूरत से ज्यादा बाजार गिर गए थे तो एक करेक्शन ऊपर की तरफ आना था जो आ गया खत्म? क्या कहेंगे आप? हमने बिल्कुल सही कहा अनिल जी के जो करेक्शन आना था, जो आया इनफैक्ट 83.36 से 77.14 का, उसका एक पुल बैक जो आप बोल रहे हो करेक्शन, वही हम एंटीसिपेट कर रहे थे और वही हमें लग रहा है। बट वो करेक्शन के पुल बैक खत्म हो चुका है, ये हम नहीं मान रहे हैं ऑफ नाउ। ये कब मानेंगे? आई थिंक ये 77.14 का अगर जो रिसेंट लो बना है, अगर वो ब्रेक हो जाए 714 जो 2 दिन पहले लो था शुक्रवार को, बिल्कुल अगर वो टूट जाए तो हम समझेंगे कि यस नेक्स्ट लेग डाउन हैज बिगन। जब तक वो ब्रेक नहीं करता, आई थिंक और रिट्रेसमेंट ऑन द अपसाइड बाकी है। 7950 से लेकर 8000 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। वो 38% रिट्रेसमेंट है एंटायर फॉल के 83.36 से 77.14 के। एंड और एक खास बात अगर देखा जाए अनिल जी चार्ट्स पर, डेली चार्ट्स पर, तो ये जो सपोर्ट निफ्टी ने लिया है, जो हमने पहले लोज देखे थे निफ्टी में 7690 और उसके पहले 7658 की, उसकी जब मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं तो एक्जैक्टली यहीं पे सपोर्ट लेकर निफ्टी ने एक थोड़ा पुल बैक दिखाया। तो आई थिंक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट बन चुका है ये, और जब तक ये ब्रेक नहीं होता ये पुल बैक कंटिन्यू हो सकता है। और जब तक ये लोज नहीं ब्रेक होते, मैं तो यही स्ट्रैटेजी दूंगा ट्रेडर्स को कि जो भी थोड़ी बहुत हमें फिर से आज सेलिंग देखने मिले या डिप देखने मिले, उसमें बाइंग करना चाहिए विद स्टॉप लॉस बिलो 77.14 और टारगेट रहेगा 7950 इमीडिएटली। चलिए 7714 का स्टॉप लॉस, अगर बाजार में थोड़ी सी भी नरमी दिखे तेजी करे, ये स्टॉप लॉस रखें और 7950 का पहला टारगेट आप बनाकर रखें। गौरांग, क्योंकि बाजार में अब अगला कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर तो है नहीं, तो आप अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दे रहे हैं? स्टॉक स्पेसिफिक रहे या फिर इंडेक्स खेलें? शुक्रिया हर्षदा और सुप्रभात। पहले तो आपको, सोमवार को आप ही के चैनल पर थे सौदा आपका में, और कवायद की थी कि 7700 के स्तर के नीचे अगर जाता भी है बाजार तो काफी सीमित दायरे होंगे और वहां से आपको
एक थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ का दायरा जो कि सीमित होगा करीबन 7,850 7,920 के आसपास। अब कल के तारीख में 7,850 तो मुकम्मल हो गया। हमें लग रहा है कि ये जो बाकी का 70-80 पॉइंट का एक खामियाजा रह गया है वो शायद इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते मुकम्मल कर पाएगा। और अगर छोटी या मध्यम अवधि का नजरिया है और अगर जोखिम झेलने की क्षमता कम है तो उस ऊपर के तरफ के दायरे में 7,900 7,920-30 के आसपास मुनाफा वसूली की राय होगी या फिर अपना जो कैश कंपोनेंट है उसको बढ़ाने की राय होगी। शीतकालीन सत्र भी शुरू हो जाएगा और उम्मीद है कि जिस तरीके से बयान हमने कल सुने थे वित्त मंत्री साहब की तरफ से, अगर बड़े पैमाने पर जीएसटी पर एक मत हो जाते हैं और अगर ये बिल पास हो जाता है जीएसटी का, तो शायद जो उम्मीद या आसार नजर आए थे 1 अप्रैल 2016 को लागू करने के लिए, वो शायद मेरे ख्याल से उत्साह बढ़ा सकता है मार्केट में और उस सूरत हाल में शायद हम 8,000 की तरफ भी जा सकते हैं। मोटे तौर पर यह कहना चाहूंगा हर्षदा कि अगर फिर से हम 7,700 के आसपास गए तो खरीदारी का मौका होगा। निवेश लायक रणनीति बना करके चले। स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक आपको ध्यान रखना होगा और ज्यादातर तवज्जो दिग्गजों को देना होगा। कौन से शेयर हैं जहां पर गौरांग को मौका दिख रहा है तेजी करने का, उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल राय तो एक ही है दोनों की कि 7,700 एक सपोर्ट का काम करेगा और गौरांग को लगता है उन लेवल्स के आसपास अगर बाजार आता है तो निवेशकों के लिए एक बढ़िया मौका होगा। वहीं टेक्निकली आज हर गिरावट पर खरीदारी का मौका दिख रहा है आज के ट्रेड के लिए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और शेयर कौन से हैं जिस पर आज मौके हैं तेजी या मंदी के, उस पर करेंगे चर्चा ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। हमारे साथ है जय ठक्कर, गौरांग शाह और आगे बात करेंगे वायदे बाजार की पोजीशंस पर सिद्धार्थ भामरे से। 7,825 पर एसजीएक्स निफ्टी, इसकी चाल में कोई बदलाव नहीं, 23 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। कल के सत्र में हमने देखा था जोश मिड कैप कंपनियों में काफी ज्यादा था, लेकिन बैंक निफ्टी 45 पॉइंट नीचे था। जय बताइए चार्ट पर संकेत क्या दिख रहे हैं? निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में बिकवाली की पोजीशन कल तो देखी गई, क्या आज भी यही प्रेशर बना रहेगा? मुनाफा वसूली करनी चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए? हर्षदा बिल्कुल सही कहा आपने कि कल के ट्रेडिंग सेशन में एक वीकनेस देखी गई थी बैंक में, बट डे बिफोर यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी में इनफैक्ट इट वाज लीडिंग और काफी अच्छी बढ़त देखने मिली थी। और जो मैंने मॉर्निंग में अनिल जी को भी सुना कि करीबन उन्होंने बताया कि 16,900 के आसपास काफी बढ़िया सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर। एक्चुअली मैं भले सपोर्ट बोल रहा था जय, लेकिन सही बताऊं आपको बैंक निफ्टी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हो क्या रहा है, एक दिन बढ़ता है एक दिन घटता है, मतलब वो इतना कंफ्यूजन वाला है। बस ये कि इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ नहीं रहा, बिल्कुल सही, न नीचे तोड़ रहा है न ऊपर की तरफ निकल रहा है। इनफैक्ट एक रेंज में ही है काफी समय से बैंक निफ्टी। और अगर आप देखोगे तो पहले के भी मूव में जब हमने 7700 से 83 का मूव देखा था निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में इतनी बढ़त नहीं देखने मिलती। इनफैक्ट ऐसे ही मूव्स देखने मिल रहे थे, 2 दिन की तेजी और 1 दिन की मंदी, और अभी भी वही देखने मिल रहा है। बट ओवरऑल यही रहा है कि जब तक वो क्रूशियल सपोर्ट्स ब्रेक नहीं करता, आई थिंक लेवल्स टू लेवल्स ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी में। बड़ी मूव के लिए आई थिंक पोजीशन साइजिंग नहीं होनी चाहिए एज ऑफ नाउ। और मेरा ये मानना है, जैसे आपने कहा कि 16,900 का एक क्रूशियल सपोर्ट है, स्पॉट लेवल्स जब मैं देखता हूं अनिल जी तो मुझे लग रहा है 16,785 ये एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल्स पे। आई थिंक जब तक वो ब्रेक नहीं होते, 17,400 450 के जो लेवल्स आपने बताया, चार्ट्स पर भी करीबन वही लेवल्स मुझे नजर आते हैं। तो आई थिंक वी आर टारगेटिंग दैट ओनली, जो हम निफ्टी में 7950 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो बैंक निफ्टी में 17,400 से 450 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब तक 16,785 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते, अगर वो ब्रेक हो जाते हैं देन आई थिंक हम एडवाइस करेंगे हमारे क्लाइंट्स को कि पोजीशंस रिवर्स कर देने को, इनफैक्ट शॉर्ट्स करने को भी कहेंगे। ठीक बात है। तो 16,785 ये ज्यादा अहम लेवल है तकनीकी तौर पर, क्योंकि मैं चार्ट देखना नहीं तो मैंने तो मेरे हिसाब से अंदाज से 16,900 का बताया। जय के लेवल्स ज्यादा सही है चार्ट्स के लिहाज से। 16,785 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है तब तक ना घबराए, और 17,400 17,500 की रेंज तक एक बार जाने की कोशिश हो सकती है। लेकिन एक स्पेस जो काफी जबरदस्त एक्शन में, और वो है एविएशन शेयरों की। एयरलाइन शेयर जमकर दौड़ लगा रहे, दौड़ नहीं लगा रहे, एक्चुअली उड़ रहे हैं, ये तो एविएशन स्टॉक्स है, उड़ रहे हैं। लेकिन कल थोड़ा सा एक झटके वाली खबर है, सीसीआई ने कहा कि जो इनका फ्यूल है, जो जेट फ्यूल जिस ये काम में लेते हैं, उसके भाव इन्होंने आर्टिफिशियल मैनेज करने के लिहाज से कार्टेल बनाया। तो
3 कंपनियों पर इन्होंने लगाई है लेकिन पेनल्टी। अनिल, ये याद रखना चाहिए कि ये 2 साल पुराना इशू है। हाँ। और ये प्राइमरीली जो कार्गो के लिए इनके प्लेन्स इस्तेमाल होते हैं उसके लिए था, ना कि पैसेंजर प्लेन्स के लिए। एटलीस्ट ये जानकारी हाथ लगी है, तो इसमें कोई नई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये याद। लेकिन ये क्या देना पड़ सकता है? देना पड़ सकता है, क्योंकि सीसीआई ने अब कहा है कि अब इतना का जुर्माना होगा, जो 3 कंपनी मिलाकर 250 करोड़ देना। 152 करोड़ जेट, इंडिगो 64 करोड़ और स्पाइस जेट 42 करोड़, ये देना पड़ सकता है। ये ऑर्डर आ गया है। ये बताएं गौरांग, कैसे पढ़ेंगे आप इस खबर को, एनालाइज कैसे करेंगे? और दूसरी बात, इसके साथ ही स्पाइस जेट की एक खबर और भी है कि 150 एयरक्राफ्ट ऑर्डर करने जा रहे हैं, यानी कि बिजनेस को लेकर तो बड़ा भारी कॉन्फिडेंस दिख रहा है। सब एक के बाद ये एक एयरलाइंस कंपनियां नए प्लेन्स का ऑर्डर कर रही हैं। अब ऐसे में अगर इस सीसीआई के ऑर्डर की खबर के बाद स्टॉक कमजोर खुले तो क्या खरीदना चाहिए? यदि हाँ तो क्या खरीदेंगे आप? वेल, पहले तो मैं उस बात से सहमत नहीं हूं कि ये 2 साल पुराना ऑर्डर है और कार्गो प्लेन के लिए जो विंडो ड्रेसिंग की गई। सवाल तो ये उठता है अनिल जी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहाँ गई थी आपकी, चाहे फिर वो पैसेंजर एयरक्राफ्ट के लिए हो या फिर माल धोने के लिए जो आपके हवाई जहाज आप इस्तेमाल करते हो उसके लिए हो। आई थिंक मिस गवर्नेंस इज मिस गवर्नेंस, चाहे वो किसी भी रूप में आप हो। तो मेरे ख्याल से जो खामियाजा है या फिर जो जुर्माना देना पड़ेगा सीसीआई का जो ऑर्डर आया है उसको ध्यान में रखते हुए, शायद पता नहीं, मुझे इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, शायद ये कुछ और अपील करना चाहेंगे वेरियस अथॉरिटीज में या फिर वो हिंदुस्तान में तो हर ऑर्डर के अगेंस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप वो तो चिंता ही मत कीजिए, वो तो हर जगह है, कहीं भी किसी भी रेगुलेटर का तो ये देखना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को छोड़। बिल्कुल, ये बात से तो मैं सहमत हूँ, क्योंकि कानूनी ढांचा ही अपने देश में कुछ इस तरीके से। बहरहाल अपील तो करेंगे और फिर वाद विवाद अपॉर्चुनिटी मिलेगी इनको अपना जो समस्या है या स्पष्टीकरण है वो सामने रखने की। एक ही मात्र स्टॉक जो इन 3 नाम में आपने जिक्र किया, तो नया लिस्टिंग इंटरग्लोब एविएशन स्ट्रोक इंडिगो आईपीओ पर हमारी सब्सक्रिप्शन की राय थी और आईपीओ के स्तर से बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टॉक ने रुझान दिखाया है। अब इस स्तर पर आप हमें सवाल पूछेंगे अनिल जी, क्या इस स्तर पर इंटरग्लोब में निवेश करें, तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, जोखिम बढ़ जाता है। अगर है तो हमारी जो राय थी आईपीओ नोट की वो लंबी अवधि के लिए निवेशित रहने की थी। और जो हवाई जहाज का ऑर्डर आपने जिक्र किया स्पाइस जेट का अनिल जी, तो अगर मेरी याददाश्त सही है तो, और मुझे आप ठीक कीजिएगा मेरी याददाश्त, किंगफिशर एयरलाइन ने भी मेरे ख्याल से एयरबस 380 का ऑर्डर दिया था, करीबन 10 या 22, मगर आज के तारीख में नामो निशान नहीं है किंगफिशर एयरलाइंस का। आप क्या कह रहे हैं कि स्पाइस जेट की स्थिति किंगफिशर जैसी हो रही है? आई एम नॉट वेरी हैप्पी गौरांग इस कंपैरिजन से। स्पाइस जेट इज कमिंग आउट ऑफ द ट्रबल टाइम्स। आपने याददाश्त की बात की, एक्चुअली मैं किंगफिशर की मेरी जितनी याददाश्त है उसको डिलीट कर चुका हूं मेरी मेमोरी से। मैं एयरक्राफ्ट के ऑर्डर की बात कर रहा था, बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा था। फेयर इनफ। देखेंगे आज ये स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं। स्पाइस जेट अपने बिजनेस को बढ़ता देख रहा है, इसीलिए नए प्लेन ऑर्डर कर रहा है। लेकिन एक और नेगेटिव खबर है कि इन कंपनियों पर सीसीआई का जुर्माना लग सकता है। जेट को 150 करोड़, स्पाइस जेट को 42 और इंटरग्लोब यानी कि इंडिगो को 64 करोड़ देने पड़ सकते हैं। लेंगे एक ब्रेक। सिद्धार्थ भामरे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन्हीं से जानेंगे ब्रेक के बाद कि वायदे बाजार के ट्रेडर्स के लिए आज वो क्या रणनीति सुझा रहे हैं। बने रहिए CNBC आवाज पर।